इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के साथ आप मजबूती से हैं। हाँ, कोई दो राय है क्या? नहीं, एनडीए वाले कह रहे हैं मुकेश सहनी मेरी ओर आ रहे हैं। अमित शाह से आपके बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। पर्सनल लेवल पे पिताजी का जो घटना है उसमें डायरेक्ट सामने से फोन किए। हाँ। मौर्या होटल में जब आपको खंजर मारा गया, आप डाकबंगला चौराहा पर आए, उसके पहले ही आपके पास अमित शाह का फोन आ गया था। मुकेश, तुम्हारी जरूरत है, इधर आ जाओ। क्या आप ठुकरा देंगे? जहर खा लेंगे लेकिन भाजपा के साथ समझौता नहीं करेंगे। प्राण भी कोई मांगे तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन निषाद का आरक्षण के बगैर कोई समझौता किसी मालिक दो ही है। दो ही है। देश को सिर्फ दो आदमी चला रहे हैं। तो जैसे बिहार में बिल्कुल नीतीश कुमार जी, मतलब अमित शाह के सामने जुबान नहीं खुल सकती है राजभूषण चौधरी निषाद की। कभी उन्होंने दिल्ली में आवाज उठाई मंत्री बनने के बाद? सवाल नहीं पैदा होता है। पार्टी को तोड़ लिया, विधायक को खरीद लिया और हमको रोड पे ला दिया। जो विधायक को खरीद लिया? क्यों नीतीश के प्रति इतना प्यार है? नीतीश जी के पास समय ही कितना बचा है? नीतीश जी के पास समय ही कितना बचा है? राजनीति में आप इसलिए अंत मान रहे हैं कि उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहा है? पिछले 10 सालों में उन्होंने डिसीजन कुछ ऐसा लिए जो नहीं लेना चाहिए था। जो बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ है, हाँ, उन सबको एक साथ लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग कर भी रहे हैं। आप लोग कर भी रहे हैं। पप्पू यादव को भी ला रहे हैं, कोई आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। आप भी मानते हैं? हाँ, अभी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अब मोदी जी के चंगुल से निकलेंगे नहीं। चुनाव खत्म हो गया, महागठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। हाँ। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सीटें दी गई गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, झंझारपुर, इसमें कुछ ऐसी सीटें थी जो आप लेना भी नहीं चाहते। मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बना। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग था वो बहुत लेट हुआ। सच्चाई तो ये है कि अगर कांग्रेस को 2 महीना पहले सीट अगर 70 सीट दे दिया रहते तो उनका रिजल्ट जो होता वो 30+ होता, तो सरकार बन गया रहता। ठीक है, अगर ऐसी गलती फिर से होगा तो फिर सरकार नहीं बनेगा। जो संवाद होना चाहिए, सब एक दूसरे को जानकारी होना चाहिए, पूरा बिहार को मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल, वो उसमें कमी है। हाँ, पैसा का व्यवस्था तो हेलीकॉप्टर से बहुत आसानी से उड़ जाते हैं। पैसा की व्यवस्था हो जाएगा, पैसा की व्यवस्था हो जाएगी, नहीं आएगा। आपके पास भी अंबानी अदानी है। जो उन्होंने पूरे भारत के दलित भाई को सर उठा के जीने लायक सिखाया, उसके बारे में आप ये बोलिएगा कि फैशन बन गया। आप देश के इतने बड़े नेता है भाई, एक कोई मामूली आदमी नहीं है, देश के गृह मंत्री है। आत्मा में है अम्बेडकर साहब आपको पसंद नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार-बार कहते हैं। कहने से क्या होगा? अच्छा, वही होता है लीडर और लोडर। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वतंत्र अपने पैर पे खड़ा होकर देश में चुनाव नहीं जीत रहा है। आरएसएस पीछे है। आरएसएस पीछे है। आज लालू जी के इधर अगर किसी को डिप्टी सीएम बनाना है, सीएम बनाना है, तो कौन डिसीजन लेंगे? बिल्कुल लालू जी लेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, इसके लिए पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रहा है। नीतीश कुमार के विकल्प तेजस्वी यादव हो सकते हैं? निश्चित तौर पर बिहार में कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़े या किसी और के साथ चले जाए, एनडीए को नुकसान होगा। प्रशांत किशोर नए चिराग पासवान है, नए चिराग पासवान होंगे। उसमें अगर वो बढ़िया से बाइस्कोप लगा के चेक कर ले तो मुकेश सहनी के कारण आधे से ज्यादा सीट हार रहे हो। 10,000 वोट उधर से इधर आ गया तो उनके लिए 20,000 का नुकसान होगा। 150+ आप कह रहे हैं महागठबंधन? हाँ, अच्छा, लिख के दे देते हैं। बिहार में जब ओबीसी जी मुसलमान भाई को विचार को नहीं बदल पाए तो प्रशांत जी क्या बदलेंगे? 2 रथ की चर्चा बड़ी हुई। मुकेश सहनी के रथ की बड़ी चर्चा हुई, पता नहीं कितने करोड़ की थी। और दूसरा, जब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठे थे तो वैनिटी बैन की बहुत चर्चा हुई। बार बार बात होती है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। यदि ईबीसी की राजनीति कर ले, 37% की राजनीति कर ले, तो मुकेश सहनी को भविष्य का मुख्यमंत्री माना जा सकता है। मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार होंगे सिर्फ सहनी होंगे, ईबीसी होंगे, कि बाकी लोगों को भी हिस्सा मिलेगा? अब ये बताइए कि मुकेश सहनी को कितनी सीट चाहिए? 18 पर मानेंगे? अभी देखिए, यहाँ से तो सीट क्लियर होना नहीं है। 18 पर आप मानेंगे नहीं मानेंगे? हम 4 बनाए थे, अब 40 बनाएंगे। हमारी पार्टी का लक्ष्य है 40 सीटें। मुकेश सहनी कहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। और आज लाइव सिटीज के न्यूज रूम में बहुत खास मेहमान हैं मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के मुखिया, और साल है 2025, चुनाव का साल है। मुकेश सहनी जी से मेरे रिश्ते के 1 दशक तो हो ही गए, और देखिए इन 1 दशक में कई मौके ऐसे आए जब हमारे और इनके रिश्ते बिगड़े भी और बने भी। तो खैर चलिए, जिंदगी में नमक और मीठापन दोनों का महत्व रहता है और होना भी चाहिए। लेकिन आज मुकेश सहनी जी, जब चुनाव के साल में आपके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं
और आपकी पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई है और मुकेश सहनी को बिहार का डिप्टी सीएम के रूप में भी देखा जाने लगा है, बशर्ते महागठबंधन की सरकार बन जाती है। तो आज कुछ मीठे सवाल भी लेंगे और कुछ खारे सवाल भी होंगे। जरूर। तीखे तेरे मेरे। शुरुआत करते हैं तेरे मेरे से ही। मुकेश सहनी जी, आपने पार्टी बना ली, कई चुनाव लड़ लिए, ठीक है जीत नहीं मिली, मंत्री जरूर बन गए, लेकिन अब भी कहने वाले लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जी राजनीति में बच्चे और कच्चे ही हैं। कभी कोई धोखा दे देता है, कभी कोई खंजर मार देता है। आखिर परिपक्व कब होंगे आप, और क्यों ऐसा होता है कि कोई धोखा दे देता है, कोई खंजर मार देता है? यदि धोखा न मिलता तो मुकेश सहनी आज केंद्र में मंत्री होते, और खंजर न मारा होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। नहीं, ये अच्छी बात है कि मेरे बारे में इस तरीके का परसेप्शन है जी। ये आप मानते हैं कि लोग हमें धोखा दे रहे हैं जी। हम किसी को नहीं दे रहे ना। यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है जी। कि हम जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहते हैं और अपने एजेंडा के साथ हम काम कर रहे हैं। जी। जिन लोगों ने हमें अपना नेता माना, अपना भाई माना, अपना बेटा माना, उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और भले ठीक है, एक समय होगा लोग धोखा देना बंद कर देंगे। जब अपना घाटा नफा नुकसान देखना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको धोखा देना बंद करेंगे। जी। और जब धोखा देना बंद करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी आगे बढ़ेंगे, जो हमारे साथ रहेंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये तो अच्छा है कि हम किसी को धोखा नहीं दिए आज तक और ना कभी किसी को देंगे। आपको किसी ने धोखा दिया है? हमको दे रहे हैं। हाँ, देंगे। हाँ, आगे भी देंगे, इसकी आगे भी कोई ये नहीं है। हाँ, बट हम नहीं दे रहे हैं। आप नहीं दे रहे? हम नहीं दे रहे। ये हमारी सबसे बड़ी हमारी पॉलिसी खूबसूरती है कि हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते, ना कभी देंगे। लोग दे रहे हैं, जब तक दे रहे हैं ठीक है। हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप भी मेरे साथ अगर कोई गलती कर रहा है तो हम भला क्या कर सकते हैं? आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं और अगला रोड पे गाड़ी चला रहा, वो सीखा नहीं है, सही ट्रेन नहीं है, वो आपके गाड़ी में आके ठोक देगा, तो उसमें आपकी क्या गलती है? बिल्कुल। आप तो रोड पे चली गए। तो हम जिस रास्ते चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को आगे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, बिहार आगे कैसे पहुंचे उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और रहा कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और कोई आके सामने से हमारे साथ गलत कर दे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी आपने कहा कि आपका एजेंडा है और आप अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। आपका एजेंडा है क्या 2025 के चुनावी साल में? देखिए, अभी तो सीधा यही है कि 2025 का चुनाव है, तो इसमें मजबूती से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन कह लीजिए, इसके साथ मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़े। इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के साथ आप मजबूती से हैं? हाँ हैं। इसमें क्या कोई दो राय है क्या? नहीं, एनडीए वाले कह रहे हैं मुकेश सहनी मेरी ओर आ रहे हैं, उनको जरूरत है, तो निश्चित तौर पर वो सपना देख रहे हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन जाना नहीं जाना है तो हम डिसाइड करेंगे जी। और हम आपको आज कह रहे हैं ऑन कैमरा जी कि हम महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक में है। बिहार में जो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक जो है, हाँ, इसमें हम है। अच्छा। लेकिन वो लोग सपना देख रहे हैं, उनको फिक्र है कि भाई मुकेश सहनी नहीं रहेगा तो बड़ा हमारा नुकसान होगा। अब मुकेश सहनी को कैसे भी हम अपने साथ ले, ये उनका सोच है। आप ही लोगों के जरिए सुन रहे हैं, मीडिया के जरिए सुनते हैं, हमारा उन लोग से कोई बातचीत नहीं होता है। आप तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानते हैं। अमित शाह से आपके बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अभी पिताजी का जो घटना है उसमें डायरेक्ट सामने से फोन किए जी, और जब भी बातचीत होता है तो मतलब अच्छी बातचीत हमसे किए हैं। ठीक है, और बहुत पुराना संबंध है, 10 साल होने के लिए जा रहा है कि अमित शाह जी से 10 साल से जान पहचान है। तो अमित शाह को कोई भी निर्णय लेना तो किसी से पूछ के नहीं लेंगे। ठीक है, और उनको मैं भी पर्सनली जान रहा हूँ कि वो कैसे हैं। नहीं, किस तरीके तो आप, मैंने देखा है कि मौर्या होटल में जब आपको खंजर मारा गया, आप डाकबंगला चौराहा पर आए, उसके पहले ही आपके पास अमित शाह का फोन आ गया था। निश्चित तौर पे जी। तो हमारे बिहार में एक स्टेक है, हमारे पास अपना वोट बैंक है। 10 साल मैंने अपने समाज के पीछे खड़ा होकर उनको हमने समझाया और उनको बताया कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, अपने आने वाला भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए भी लड़ाई आपको लड़ना चाहिए। और आज की तारीख में सारे लोग एक पैर पे खड़ा है और वीआईपी पार्टी के साथ है। कल तक निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। आज बिहार के राजनीति में निषाद समाज के बगैर बात किए राजनीति कंप्लीट नहीं होगी। निषाद समाज के बगैर राजनीति कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज वो रास्ते पे हम लोग आए और हमारे लोगों को भी बहुत खुशी है कि इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और अपने एक पॉलिसी के तहत जा रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने आप ही को कहा था, बिल्कुल,
जहर खा लेंगे लेकिन भाजपा के साथ समझौता नहीं करेंगे। हाँ, मुझे याद है दिल्ली की और हमने नहीं किया जी, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा था निषाद समाज को आरक्षण के लेके जी। और कई बार भारत सरकार ने वादा करके नहीं किए और वो ये था कि 2024 में उसके साथ जाने से पहले अगर आरक्षण का तो उससे कोई समझौता नहीं, और हमने नहीं किया। हम संघर्ष कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जी। आपको पता होगा कि आप लोगों के रूम में लोग चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था जो लोग करते थे वो लोग विधायक मंत्री, मैं आता हूँ भारत सरकार के मंत्री पर आता हूँ। हाँ। आपने माना ना अमित शाह से आपकी बातचीत तो होती ही रहती है, पहले भी होती थी। हाँ। अभी बहुत कम हो गया है, अब बहुत कम हो गया। हम नहीं करते। अभी पिताजी का घटना जब हुआ था उस समय में सामने से उनका फोन आया था। ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते तो है ना, जान पहचान है ना? जान पहचान है, जान पहचान। रिश्ता राजनीतिक है, उनके साथ हमने काम किया। 2020 का गठबंधन में हमने उनके साथ बिहार में हमने चुनाव लड़ा है, बिल्कुल एक चुनाव उनके साथ लड़ा, लेकिन उससे ज्यादा रिश्ता हमारे महागठबंधन से, हमने 2-2 चुनाव महागठबंधन में लड़ा है। नहीं ठीक है, महागठबंधन से रिश्ता है, लेकिन अमित शाह देश की राजनीति के चाणक्य हैं और चलकर आपको फोन करें, मुकेश तुम्हारी जरूरत है, इधर आ जाओ, क्या आप ठुकरा देंगे? देखिए उनकी जरूरत, वो बहुत बड़े आदमी है, बड़े आदमी, ठीक है। हाँ। हमारे जैसे बहुते लोग उनको मिल जाएगा उनकी जरूरी पूरा करने के लिए जी। लेकिन मेरे लिए पहले तो सबसे बात है कि हमारी जरूरत पहले कौन पूरा करेंगे। आज ये देश के गृह मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम देश के नागरिक हैं, निषाद समाज जो है उनके नागरिक हैं, और पहला तो है कि जरूरी है कि हमारी जरूरी पूरा करें। नहीं, आपकी जरूरत तो यही है ना कि आपको सीटें मिल जाएं, आपके विधायक चुने जाएं, आप मंत्री बना दिए जाए, यही जरूरत है ना। बाकी जरूरत क्या है? ये जरूरी नहीं, ये आप हमको 10 साल से जान रहे हैं। अगर विधायक बनना रहता या मंत्री बनना रहता तो मैं बना ही था जी। और सिर्फ अगर अपने ही एडजस्टमेंट की बात होता तो बहुत ही अच्छा ही था ही। हम क्यों यूपी तक जाके योगी जी को लड़काते या वहां तक लड़ाई लड़ते जी। हमारी जरूरी एक ही है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन, जैसे बंगाल में आरक्षण है, जैसे दिल्ली में आरक्षण है, वैसे बिहार में भी निषाद समाज को एससी का दर्जा मिले। ये हमारी मुख्य पहली लड़ाई है और आखिरी लड़ाई है कि खास करके जहां से हम आते हैं, जिन्होंने हमको अपना नेता माना है, अपना भाई माना है, बेटा माना, जो हमसे उम्मीद करते हैं, उनके लिए ये काम सबसे पहले जरूरी है। और इसके लिए तो हमारे प्राण भी कोई मांगे तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन निषाद का आरक्षण के बगैर कोई समझौता किसी से। गंगा जल की कस्में खिला रहे थे आप? हाँ, हमने भी खाया जी, आपने भी खाया, उस रास्ते पर है जी, उस रास्ते पर है। अगर गंगा जल का कस्मे का अगर फिक्र नहीं करते तो शायद आज भारत सरकार में मंत्री रहता मैं। हाँ, देखिए मैं उसी सवाल पर आता हूँ। हाँ। देखिए मैंने तो जाना है और मैंने बहुत करीब से देखा है, आपकी ही पाठशाला, हाँ, आपके ही स्कूल के छात्र रहे और बहुत यह भी नहीं कर सकते कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले थे, मतलब पायदान में काफी पीछे थे। राजभूषण चौधरी निषाद, उनको हमने लाया था, वो डॉक्टर थे। हाँ, वो डॉक्टर थे, आज वो भारत सरकार के मंत्री हो गए, आप भी मंत्री बन सकते थे। और राजभूषण चौधरी निषाद को मंत्री के रूप में देख आपके मन में कभी यह नहीं आता है कि काश मैंने फैसला कर लिया होता, आज मैं भी मंत्री होता, क्या प्रोटोकॉल होता? प्रोटोकॉल में तो आप पीछे छूट जाएंगे, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, उनके लिए रास्ते रोके जा सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के लिए रास्ते नहीं रोके जाएंगे। इसका फिक्र बिल्कुल ही नहीं होता जी, और नहीं सोचते हैं। वो जब तक वो रहेंगे तब तक वो टिकट मांगने वाले लोग रहेंगे, जब तक वो रहेंगे टिकट मांगने वाले रहेंगे, और हम जब तक इस संसार में रहेंगे तो टिकट बांटते रहेंगे, टिकट देने वाले रहेंगे। ठीक है, तो देने वाले से बड़ा कितना भी कोई भी कुछ भी बन जाए, लेकिन मांगने वाला कभी उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, आज बाला साहब ठाकरे जी लोगों को टिकट देते थे, बनाते थे, मुख्यमंत्री भी बनाते थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री सिर्फ ठीक है लीडर होता है, लीडर होता है, और लोडर होता है। ठीक है, लीडर होता है, लोडर होता है। राजभूषण चौधरी निषाद लोडर ही रहेंगे। बिहार का इलेक्शन है तो बना दिया गया जी, मुकेश सहनी से अच्छे रिश्ता नहीं इसलिए बना दिया गया। उनको मालूम है निषाद समाज को कुछ तो कंफ्यूजन में डालने के लिए, रोकने के लिए कुछ किया जाए, तो इसी उद्देश्य से किया है। बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, यूपी का जैसे इलेक्शन की बात होगा तो यूपी से किसी निषाद को मंत्री बना दिया जाएगा, इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पे। अच्छा, हाँ, अगर डॉक्टर संजय निषाद जी का वहां पे सुपुत्र अगर चुनाव जीत जाते तो शायद यूपी से बन जाते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और बिहार का जैसे चुनाव खत्म होगा तो उत्तर प्रदेश के लिए होगा, उत्तर प्रदेश के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी का तो ये पैटर्न है, जिस राज्य के लिए चुनाव है, जहां है उस जाति समीकरण के अनुकूल एडजस्टमेंट होता है, उस अनुकूल वहां पे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन वहां पे मंत्री के आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि वहां पे सिर्फ मोदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई है तो गृह मंत्री जी,
और उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद कोई नहीं, नंबर 1 नंबर 2 इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ही कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। हाँ, कोई भी बड़ा अब विभाग में रहे, छोटा मोटा काम करे, डे टू डे वाला काम करे, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है तो बगैर मोदी जी मालिक दो ही है, दो ही है, देश को सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं। और ऑलमोस्ट भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पार्टी में रीजनल हो या नेशनल पार्टी हो, वहां पे नंबर 1 2 ही होता है जी। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो एक सहयोगी होते हैं और बगैर पूछे हुए कोई काम नहीं करते, जैसे बिहार में बिल्कुल नीतीश कुमार जी। खैर, मैं नीतीश कुमार पर आता हूं। हाँ। तो राजभूषण चौधरी निषाद ने चुनाव जीतने के बाद या मंत्री बनने के बाद कभी थैंक यू बोलने के लिए आपको फोन किया? थैंक यू बोलने के लिए तो फोन नहीं किए हैं, नहीं किया। हाँ, लेकिन अच्छे संबंध है, अच्छे संबंध भी, बातचीत वगैरह सब हो मंत्री बनने के बाद भी बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुआ। पिताजी के घटने में घर पे भी आए थे। अच्छा। और अच्छे संबंध है, ठीक है, उनको वो सूट किया। यह मानने तो नहीं लगे हैं कि हाँ मैं मंत्री हूं और मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री हैं? अब वो क्या मान रहे हैं उसके ऊपर तो हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि देखिए किसी को कुछ दे देने से वो जरूरी नहीं कि वो उसका हकदार हो जाए। उनको पता है कि हमको मिल गया है, और उनको भी इतना अंदर आत्मा से, भले कहीं पर ना दिखाए, कैमरा पे आके ना बोले, ना कहीं पे बोले, लेकिन उनका अंदर आत्मा से तो पता है कि हम कौन सा पाठशाला से आए हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट करके उनके धर्मपत्नी को बहुत बोल के, बहुत समझा, वो तो चाहती ही नहीं थी, वो चाहती ही नहीं थी कि ये राजनीति में जाए, तो बहुत समझा के बुझा के फिर उनको हमने 2018 में पार्टी में लाए जी। और उसके बाद 2019 में चुनाव भी उनको लड़ाए। चुनाव लड़ने के बाद उनके घर से फिर हो गया कि आपको राजनीति में नहीं रहना है, हम लोग सेटल है, डॉक्टर है, बिल्कुल अच्छे पैसा कमा रहे हैं, क्यों आप भटक रहे हैं? तो हमने कहा कि भाई देखिए, अगर ऐसा ही अगर सब लोग सोचने लगेंगे तो ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आज आपके पास ऊपर वाला की कृपा से आप दोनों लोग डॉक्टर हैं, अगर आप जैसे लोग अगर हमारे गरीब लोगों के लिए नहीं सोचिएगा, हमारे जैसे लोग नहीं सोचेंगे कि इनका भला कैसे होगा? तो बहुत कन्विंस करने के बाद फिर वो 19 में चुनाव लड़ाए। फिर 19 के बाद उनका ये हो गया कि एग्रीमेंट उनके वाइफ ने कर लिया, 19 चुनाव के बाद रिजल्ट जो भी हो, बट आपको राजनीति में नहीं रहना जी। तो वही हो गया, रिजल्ट बुरा हुआ तो राजनीति छोड़ दिए। और फिर अचानक उनका 20 के चुनाव में मन जगा कि हमको चुनाव लड़ना है। तो हमने कहा कि भाई चुनाव अभी लड़े लोकसभा, फिर लोकसभा लड़िएगा, लोकसभा किसी और को लड़ाते हैं, बिल्कुल। तो उसको शायद अंदर आत्मा में बुरा लगा। उसके बाद ठीक चुनाव के बाद जब बोछा में जब भाजपा से हम आमने सामने लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय में कुछ लोगों ने उनको अपने पार्टी ज्वाइन करा लिए, और अजय निषाद जी ने ज्वाइन कराया। हाँ, ठीक है। और ठीक है, उनको लगा कि भाई हमको उधर ज्वाइन करके शायद कुछ हमको मिल जाए, और उनका जजमेंट सही रहा कि अजय निषाद जी का ही पत्ता कट गया, अजय निषाद का ही पत्ता, और वहां पे उनको टिकट मिल गया, और समीकरण के अनुकूल वो जीत गए। तो एक समीकरण ये भी बना कि मंत्री बना देते, तो बन गए। ठीक है, हमारी शुभकामना है, हमारा यही है कि जहां पे भी हो अच्छे से रहे, अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, जिस पार्टी में उस पार्टी के बारे में भी सोचे, और जो उनके मन में एजेंडा था उसके बारे में भी सोचे। एजेंडा था उसके बारे में भी सोचे। उन्होंने सपना उन्होंने भी देखा कि निषाद समाज का भला होना चाहिए। तो मेरा वही आग्रह होगा। कभी उन्होंने दिल्ली में आवाज उठाई मंत्री बनने के बाद? सवाल नहीं पैदा होता है, भाजपा के अंदर में रहकर अच्छा कोई कुछ भी अपने मन से पॉलिसी आवाज उठा ले, ये ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अमित शाह के सामने जुबान नहीं खुल सकती है राजभूषण चौधरी निषाद के? सिर्फ राजभूषण जी ने, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता। अच्छा, कोई भी नेता। लेकिन मुकेश सहनी तो अपनी बात रख रहे हैं। हम निश्चित तौर पर रखेंगे। हमारा अपना दल है जी, हम अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अमित शाह जी अपनी पार्टी को चला रहे हैं, बिल्कुल। और निश्चित तौर पे उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारे उनसे कभी भी गठबंधन हो सकता है। बहुत प्रयास किए कि हमको पार्टी विलय कर ले, बिल्कुल। 2000 विलय करने का भी प्रस्ताव दिया गया था। हाँ, 2020 में जो चुनाव में 4 सीट आया जी, और बिहार में तो चाबी मेरे पास था। बहुत कोशिश की कि पीआईपी पार्टी को विलय कर ले, हमारे साथ आ जाए। उसके लिए उनको जो रणनीति यूज करना होता था करते थे, हमको जो अपना रणनीति बनाना था हम बना रहे थे जी। इन अब जाकर उनको हमारी रणनीति अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ लिया, विधायक को खरीद लिया और हमको रोड पे ला दिया। जो विधायक को खरीद लिया? निश्चित तौर पे। अच्छा, विधायक को लोभ लालच तो मिला ही है ना। अच्छा, बगैर लोभ लालच को कोई विधायक क्यों जाएंगे? बगैर लोभ लालच का क्यों जाएंगे? बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो आपकी पार्टी और आपके उम्मीदवारों के बारे में कुछ और करते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। लेकिन आप आरक्षण की बात कर रहे थे, तो आरक्षण लेना आपका सबसे पहला धर्म और कर्म है जी। तो केंद्र को ही आरक्षण देना। यदि अमित शाह यह कह दें कि देखो तुम्हें तो दे सकते हैं हम ही, तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं दे सकते हैं, चलो आओ हम सोचते हैं, मुकेश सहनी उधर नहीं, सोचने पे नहीं, कर देंगे, हाँ, तब फिर हम विचार करेंगे।
यदि आरक्षण दे दिया केंद्र ने तो हम विचार करेंगे। हाँ, उसके सोचने में भर नहीं करेंगे, सोचने पर नहीं करेंगे। अब फैसला दो टूक करना कई बार सोचे हैं। अच्छा, कई बार सोचे हैं, किए नहीं। हाँ, और हमें लगता है कि अभी तक नहीं किए तो अभी क्या करेंगे। अच्छा, बट वो पहले अभी करे, फिर करेंगे तो वो हमसे प्राण भी मांगेंगे तो हम दे देंगे उनको। प्राण भी मांगेंगे तो दे देंगे। हाँ। चलिए, तो देखिए यह तो बात हो गई अमित शाह की। अब देखिए, आप ईबीसी राजनीति की भी बहुत बात करते हैं और महागठबंधन में आप हैं, ईबीसी का चेहरा आप बन रहे हैं, आप मानते हैं कि आप बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन जब हम कई बार आपके बयानों को देखते हैं तो आपके मन के भीतर नीतीश कुमार के प्रति प्रेम बिल्कुल दिखता है कि नीतीश अच्छे लगते हैं आपको, भीतर मन में कहीं ना कहीं से। क्यों नीतीश के प्रति इतना प्यार है? नहीं, देखिए, हम लड़े उनसे जी, अभी नीतीश जी के पास समय ही कितना बचा है। नीतीश जी के पास समय ही कितना बचा है? राजनीति में 2025 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ठीक है, आप ही समझ रहे, चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, किस तरीके से चीजें होगा। मैं मानता हूं कि नीतीश जी का एक राजनीति में समय हो चुका है, उनको खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, हाँ। और अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसका कोई, मेरे पास कोई जवाब नहीं। नीतीश जी का इच्छा है कि वो फिर से चुनाव लड़े, और रहा कि अभी उनसे हमको क्यों लड़ना है। ठीक है, अभी क्या है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं और अपने बुजुर्ग को हमेशा सम्मान देने का हम हमेशा काम करते हैं। सामाजिक न्याय के लिए बहुत उन्होंने, आज से नहीं, पिछले 75 के समय से ही तकरीबन 40-45 साल से सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो, गरीब, पिछड़ा, शोषित, दलित, वंचित कैसे आगे बढ़े, निश्चित तौर पर उसके लिए हमेशा वो सोचते रहे हैं। ठीक है, कभी कभी लास्ट आवर में, अभी पिछले 10 सालों में उन्होंने डिसीजन कुछ ऐसा लिए जो नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए, और हाँ, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा राजनीति के लिए वो सही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन वो हमेशा काम तो किए हैं। पिछड़ा, दलित के लिए, ओबीसी के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। अगर कल्पना कीजिए, अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रख के, और अभी बिहार में एनडीए बन के सरकार में नहीं रहते, तो भाजपा का पूरा राज होता, भाजपा का पूरा राज भाजपा होता, आमने सामने की पार्टी होता। और निश्चित तौर पर जब उनका होता, जैसे यूपी में किस तरीके से लोग को परेशान किया जा रहा है, वैसे परेशान बिहार में भी होता। आज देखिए कुंभ का हो रहा है, लोग पूरे करोड़ों लोग आ रहे हैं, और जो गंगा जी में निषाद पुत्र जो वहां पे रह रहे थे, मछली पालन कर रहे थे, नाव चला रहे थे, सबको रोक दिया गया। आज उनको रोक दिया गया, सब लोग धरने पे बैठा। यही एक 12 साल के बाद आया और सोचा कि हम भी अपना कुछ पैसा कमा लेंगे, घर बना लेंगे, लेकिन वोट सारे रोक दिया गया। ठीक है, तो नुकसान दिया जा रहा है। वो एक जरा सा नहीं देख रहा कि भाई 12 साल से जो लोग इंतजार कर रहा था उनको भी कमाने का मौका मिलेगा, टूरिस्ट आएगा, उनको घुमाएंगे, मछुआरा का भी भला होगा, सैकड़ों लोगों का घर बन जाएगा, अच्छे उम्मीद से थे, लेकिन वो नहीं सोचे। मतलब आप यह मानते हैं कि लालू यादव ने जो पिछड़ों का राज स्थापित किया, यदि नीतीश कुमार न होते, तो देखिए पिछड़ों का राज फिर पिछड़े के पास ही आया। और यदि नीतीश कुमार न होते तो पिछड़ों का राज खत्म हो गया होता। भाजपा के साथ चला गया रहता, भाजपा के साथ, और फिर भाजपा अपने हिसाब से काम करते। उनकी पॉलिसी तो आप देख ही रहे हैं कि लड़ाई लड़ने वाला पॉलिसी होता है हमेशा, बिल्कुल जोड़ने वाला पॉलिसी नहीं होता है। सिर्फ नाम के लिए, ठीक है, वो लोग एससी, एसटी, ओबीसी की बात करेंगे, लेकिन उनके मन में क्या होता है, मंडल बनाम कमंडल। वो तो कहते हैं एक रहो सेफ रहो। फैशन बन गया है अंबेडकर चिल्लाने का। क्यों अंबेडकर? देखिए, लेकिन फैशन बन गया है, ये ऐसा बोलिएगा। अच्छा, एक जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, जो उन्होंने पूरे भारत के दलित भाई को सर उठा के जीने लायक सिखाया, उनको रिजर्वेशन दिया, और उनको आप उसके बारे में आप ये बोलिएगा कि फैशन बन गया। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये लड़का बहुत फुटानी कर रहा है। हाँ, फुटानी कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा कपड़ा पहन गया, फैशन कर रहा है। ठीक है, रैंप पे दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो आप अंबेडकर साहब के बारे में ऐसा बोलिएगा? आप देश के इतने बड़े नेता है भाई, एक कोई मामूली आदमी नहीं है, देश के गृह मंत्री है, और आप ऐसा यूं ही नहीं बोल दिए। आपके मन में आत्मा में है, आत्मा में है अंबेडकर साहब आपको पसंद नहीं है, क्योंकि जिस पाठशाला में आप काम कर रहे हैं उसका इतिहास है, आरएसएस का इतिहास है कि वो आरक्षण नहीं चाहता है। देश आरक्षण नहीं चाहता है, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार कहते हैं, कहने से क्या होगा? अच्छा, वही होता है लीडर और लोडर। हाँ, कल अगर वहां पे वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वतंत्र अपने पैर पे खड़ा होकर देश में चुनाव नहीं जीत रहा है, आरएसएस पीछे है। जिस रोज वो अपना बैकअप निकाल देंगे उस रोज जीरो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भले पार्टी के जरिए वो लीडर है, लेकिन ऐसा देखेंगे तो वो लोडर है, बड़ा काम है। कल अगर मान लीजिए आरएसएस का मन में हो गया, प्लान हो गया
कि नहीं अभी मोदी जी का हो गया समय, योगी जी को लाएंगे, तो लाएंगे। वो लालकृष्ण आडवाणी जी के ऊपर था कि भाई 9 में चुनाव लड़े, उससे पहले चुनाव लड़े जी, लेकिन बाद में इस 14 में मन हो गया कि नहीं बैकवर्ड के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा, तो उसको किसने आगे किया? आरएसएस ने ही आगे किया ना। बिल्कुल, उन्होंने ही चयन किया ना। मोदी जी तो उस समय तो जीरो थे जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगर उनको कोई अगर प्लेटफॉर्म पे लाया, राजनाथ सिंह जी जैसे बड़े नेता को अगर दूर करके और उनको अगर चेहरा को आगे किया गया, तो कौन किसने किया? आरएसएस ने किया। आज लालू जी के इधर अगर किसी को डिप्टी सीएम बनाना है, सीएम बनाना है, तो कौन डिसीजन लेंगे? बिल्कुल लालू जी लेंगे। जी, लालू जी लेंगे। हाँ, अच्छा, तो लालू जी तो निश्चित तौर पर वहां पे सीएम के लिए दावेदारी हो चुका है कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जी हाँ। कल अगर लालू जी मन बदल दे, जी, जो बस बनाएंगे वो होगा। अच्छा, लालू यादव मन बदल भी सकते हैं? मैं एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वहां पंच देवता की पूजा होती है। वहां पे लालू जी का क्लियर है भाई, तेजस्वी जी ठीक है, तेजस्वी उसमें, जी, हाँ, कोई हाँ। बदलने का चीज है। लेकिन आरएसएस में तो मन बदल सकता है ना, आरएसएस में मन बदल सकता है। उम्र होने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मोदी जी अगला चुनाव में जी 75 का जो बैरियर उन्होंने लगाया वो खुद ही खत्म हो रहा है, उसके ऊपर निकल गए। जी, तो वहां पे आखिर अगला चुनाव के लिए, अगला प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस सोचेंगे। आरएसएस यहाँ पे वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, इसके लिए पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रहा है। बिल्कुल, ये आप सभी अच्छे से जान रहे जी, हैं जी। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, मोदी जी के नजदीकी बनेंगे कि गृह मंत्री जी के नजदीक के लोग बनेंगे, या आरएसएस से जुड़ा हुआ लोग नजदीक बनेंगे, क्योंकि एक सन्मित कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए नहीं हो रहा, बीच बीच में चुनाव आ जा रहा, तो इसलिए वो लोग चुनाव में बिजी हो रहे हैं। अच्छा, आपने कहा नीतीश कुमार से क्यों लड़े? हाँ नीतीश कुमार का समय अंत है। जी। क्या नीतीश कुमार का समय आप इसलिए अंत मान रहे हैं कि उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहा है, या उन्होंने अपनी चमक खो दी है? नहीं, सेहत भी हो गया जी, दूसरी बात उम्र भी हो गया है, जी, और तीसरी कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में राजनीति में इधर से इधर सब किए हैं, तो लोगों का भरोसा भी खत्म हो गया। लोगों का भरोसा खत्म हो गया। हाँ, लोगों का भरोसा खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव में भरोसा दिखाया उन्होंने? नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं है। एक समीकरण था जी, जिसके कारण कुछ सीट भाजपा ने महागठबंधन से ज्यादा सीट जीत लिए हैं, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे जैसे लोग हमेशा इज्जत करते हैं, बिल्कुल और करेंगे, लेकिन एक आम आदमी की अगर बात कीजिएगा तो क्यों इज्जत करेंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री जी 20 साल हमने बनाया, और उसके रहते हुए क्या विकास हुआ वो आपको भी पता है। जी, नो डाउट कि जो पहले था, पहले का जो सपना दिखा रहे उससे बेटर हुआ। बिजली सड़क पानी तो घर घर पहुंच गया। हाँ, लेकिन भारत में अगर कई राज्य देखिएगा जी, तो कई राज्य हमसे बहुत आगे निकल गए। हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य था, पूरे भारत के। हाँ, यदि कुछ मतलब हम जो अगर 2005 में जी, हम टॉप 10 टॉप 20 में के अंदर में हमारे राज्य आ रहा था, लेकिन अभी 20 के पीछे चला गया है। बिल्कुल, जो हमसे बहुत पीछे था वो बहुत आगे निकल गया। ठीक है, हम भी 4 कदम आगे निकले हैं, लेकिन हमसे जो 4 कदम पीछे था वो हमसे 8 कदम आगे निकल गया। तो आप जीत किसको दीजिएगा? उनको दीजिएगा ना, जो हमसे 4 कदम पीछे रहने के बाद भी 8 कदम आगे निकल गया, उनको हम विनर मानेंगे। लेकिन एक आम परसेप्शन है कि नीतीश कुमार चाहे जिस अवस्था में है, नीतीश कुमार का विकल्प बिहार को नहीं मिल पाया है, कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन? यह लीडरशिप क्राइसिस बिहार में दिखता है। क्या नीतीश कुमार के विकल्प तेजस्वी यादव हो सकते हैं? निश्चित तौर पर। अभी तो आपको देखिए 2020 में भी अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव को माहौल क्या बनाया, बहुत नजदीक से 12,000 का फर्क रहा। 2-4 सीट के वजह से सरकार इधर बना, 125 में हम लोग सरकार बनाए जी। अगर 2-4 सीट अगर कम होता तो निश्चित तौर पर इधर सरकार नहीं बनता। 12 लाख का फर्क था ना, 12,000 का जी। ठीक है, और फिर 5 साल अभी हो चुका है जी, गठबंधन में फिर बदलाव भी हो चुका है। एंड टाइम पे हम आ गए थे उस समय में, अगर नहीं आते, अगर अमित शाह जी एडजस्टमेंट नहीं करते, या मान लीजिए हम अकेले लड़ जाते जी, तो भी नुकसान तो एनडीए को ही होता। बिल्कुल, जैसे चिराग जी लड़ गए। बिहार में कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़े या किसी और के साथ चले जाए, एनडीए को नुकसान होगा। एनडीए को नुकसान होगा। हाँ। अच्छा, चिराग पासवान, लोग कहते हैं 2020 में जो बड़ी सफलता मिली या सरकार बनाते बनाते चूक गए, वह तेजस्वी यादव की उपलब्धि नहीं थी। चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को खंजर भोंक रहे थे, उसके कारण तेजस्वी यादव ने 38 सीटें अधिक जीत ली। तो 2025 में वो 38 सीटें जो चिराग पासवान के कारण मिली थी, कैसे 2020 से बेहतर कर पाएंगे तेजस्वी यादव? इसका क्या फार्मूला है? क्योंकि तेजस्वी यादव को अपने आप को बहुत सुधारना भी पड़ेगा, और जो वोट बैंक है उसे बढ़ाना भी पड़ेगा। नहीं, देखिए, दो गो है जी।
प्रशांत किशोर जी भी, प्रशांत किशोर नए चिराग पासवान है, नए चिराग पासवान होंगे, नए चिराग पासवान हाँ होंगे निश्चित तौर पे। अच्छा और एक समीकरण जो हमने 2020 में एनडीए के साथ हम काम किए, जी, तो वो वोट बैंक जो उनको उस समय में बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट इस बार महागठबंधन को होना है, क्योंकि बिहार में अभी जितना भी उनके पास सिटिंग सीट है जी, उसमें अगर वो बढ़िया से बाइस्कोप लगा के चेक कर ले तो मुकेश सहनी के कारण आधे से ज्यादा सीट हार रहे वो, अच्छा सिर्फ मुकेश सहनी के कारण। अब बाकी जो तेजस्वी जो जीते हैं वो अपने दम पे जीते हैं, अपने दम पर निश्चित तौर पर उसमें थोड़ा सा चिराग पासवान जी की वजह से जीते हैं, बट मैक्सिमम सीट अपने दम पे जीते हैं जी। आप 30-35 अगर 25 की बात करें कि उनकी वजह से जीते तो ठीक, उतना छोड़ दीजिए, बाकी तो 90-95 सीट तो अपने दम पे जीते ही हैं। बिल्कुल। और ये वही हालत होगा जो प्रशांत किशोर जी जन स्वराज है, तो चिराग जी का काम वो कर देंगे, तो 25-30 सीट वहां पे मैनेज हो जाएगा। और यहाँ हमारे वजह से जो अभी सिटिंग है इनके पास 125 प्लस के आसपास है, तकरीबन आधे से ज्यादा सीट जो है मेरे वजह से हार रहे हैं एनडीए, तो उसका जहां हमारा 10,000 वोट उधर से इधर आ गया तो उनके लिए 20,000 का नुकसान होगा, तो तकरीबन हम लोग 75 सीट के आसपास हम लोग इसमें आगे हैं, तो कितना भी होगा तो 150 प्लस सीट हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 150 प्लस आप कर रहे हैं महागठबंधन? हाँ अच्छा, लिख के दे देते हैं, लिख कर दे देते हैं। हाँ। चलिए मैं लिखवा कर भी लूंगा। हाँ। लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी कि प्रशांत किशोर के अवतरण से नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है और तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है। निश्चित तौर पर बहुत सारे मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, हाँ कैमरा के सामने तो नहीं बोलेंगे, तो हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छा वो मानते हैं हाँ। कि जहां प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे, हाँ। तो जहां बीजेपी लड़ेंगे तो वहां ज्यादा नुकसान नहीं होगा एनडीए को, लेकिन जहां मांझी जी लड़ेंगे, चाहे चिराग जी लड़ेंगे, चाहे नीतीश जी लड़ेंगे, तो वहां पे प्रशांत किशोर का जो कैंडिडेट होगा उनको थोड़ा सा वोट जो है उनको मिल जाएगा विशेष, ठीक है। और वो कई ऐसे सीट होगा जो प्रशांत किशोर जी के कारण हारेंगे, मतलब जदयू हार जाएगा, हम यानी कि एनडीए हारेंगे। चलिए तो देखिए होगा, हम लोग भी हारेंगे। तो देखिए जो आरोप लग रहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, तो इसका मतलब वह तो आपके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ना बीजेपी के लिए कर रहे हैं ना मेरे लिए कर रहे हैं, ये आप मानते हैं? हाँ ये हम मानते हैं जी। लेकिन कभी कभी कुछ वो ऐसा करते हैं जिससे जाने अनजाने में बीजेपी को फायदा हुआ है जी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, हाँ लोकसभा 2024 का लोकसभा था वो तो लड़ नहीं रहे थे, लड़ नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, मीडिया में बोलना, परसेप्शन बनाना, ठीक है, कम बेसी 300 सीट आ जाना नतीजे एग्जिट पोल के बाद, क्योंकि वो कोई इस तरीके से वो कोई एजेंसी थे नहीं, बिल्कुल, और जबरदस्ती वो बीच में घुसे, ठीक है, तो इससे कुछ लगा उस समय में बेनिफिट हुआ, लेकिन हम जहां तक मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं और वो चुनाव मैदान में रहेंगे तो कुछ सीट हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, हाँ, क्योंकि कह रहे हैं 40 मुसलमान उम्मीदवार देंगे और तेजस्वी जी के उन उम्मीदवारों के खिलाफ देंगे जहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं होगा, और वो कह रहे हैं कि उस मीत को तोड़ेंगे कि मुसलमान के वोट से यादव जीतेगा लेकिन यादव के वोट से मुसलमान नहीं जीतेगा। वो कहते हैं जहां मुसलमान अधिक है वहां आरजेडी यादव को लड़वा देता है और मुसलमानों के मत से यादव जीत जाता है, लेकिन यादव के मत से मुसलमान नहीं जीतता है। जब मुसलमानों को वोट देने की बारी आती है तो यादव बीजेपी को वोट कर देता है, जेडीयू को वोट कर देता है, तो आपको भी बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत सारा वोट जो है ना विचार से चलता है जी, ठीक है, और विचार में जो जिस वोटर है निषाद के विचार में जो हो आएगा वही करेंगे। तो बिहार में जब ओबीसी जी मुसलमान भाई को विचार को नहीं बदल पाए तो प्रशांत जी क्या बदलेंगे? नहीं, बेलागंज में हरा दिया ना, एक आध जगह उपचुनाव है, चीजें है, वहां पे भी लोग कह रहे थे कि भैया इससे सरकार बनना बिगड़ना थोड़े है जी, थोड़ा आज नखरा करेंगे तो आगे कुछ बढ़िया हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है, बहुत सारे नेता लोग से मिलते थे, बात होता था। अच्छा, तो उपचुनाव का अलग निर्णय होता है, सरकार पूरे शक्ति लगा देते हैं वहां पे, फिर प्रशांत किशोर जी भी 4 सीट पर पूरे ताकत लगा दिए, पूरे बिहार से सब नेता को उतार दिए, बहुत पैसे खर्चे किए, ठीक है, और जो कैंडिडेट बना वो पहले भी लड़ चुके हैं, तो उससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं था, परिवारवाद को लेके वहां पे थोड़ा सा इशू हुआ, तो कई कारण हो गया जिसके कारण होगा, लेकिन जब फाइनल टेस्ट मैच होगा तो फाइनल में सभी जो वोटर है, निषाद अपने हित के बारे में सोचेंगे, यादव अपने हित के लिए सोचेंगे, ब्राह्मण अपने हित के लिए सोचेंगे, मतलब उसमें उनका पॉलिसी में उनको जो अच्छा लगे, ठीक है, बिहार के बारे में सोचेंगे, तो सब अपना अपना वोट बिहार में जो है ना 80% वोट है ना क्लियर है कि हमको कहाँ रहना है। आपने कहा प्रशांत किशोर बहुत पैसे खर्च किए, आपको कुछ लिंक्स है, पैसा आता कहां से है? क्योंकि देखिए पिछले 1 साल में
दो रथ की चर्चा बड़ी हुई। मुकेश सहनी के रथ की बड़ी चर्चा हुई, पता नहीं कितने करोड़ की थी। और दूसरा, जब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठे थे तो वैनिटी बैन की बहुत चर्चा हुई। प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आता है और मुकेश सहनी को भी करोड़ों का रथ खरीदने के लिए पैसा कहां से आ जाता है? तो मेरे बारे में भी बहुत पहले से ये हो रहा है जी। तो अभी खैर सब पैसा के बारे में लोग अभी पूछना बंद कर दिए हैं। हाँ। ठीक है। अब प्रशांत जी के पर चल रहा है तो प्रशांत किसी जवाब देंगे कहाँ से पैसा ला रहे हैं। अभी हमसे तो सवाल नहीं हो रहा है और अभी पार्टी हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, पहले जैसा तो नहीं चला लेकिन ठीक है, पार्टी को जितना संसाधन चाहिए उतना लोग अभी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर है जो लोग आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सकता है हम भी अपने घर से जितना नहीं, वो तो मैंने जाना है। देखिए, आपका इतिहास है कि आप ट्रेन पकड़कर बचपन में मुंबई भागे और फिर आपने वहां मजदूरी की और फिर अपना अंपायर खड़ा कर दिया और इसके बाद राजनीति करने को आ गए। आपकी बहुत मेहनत से पैसा कमाया था उसको खर्चा कर रहे हैं अपने समाज के तरक्की के लिए। कुछ बचा है मुंबई में कि सब स्वाहा कर दिए? नहीं, बचा है लेकिन बहुत हद तक बहुत खर्चा भी हुआ है। बहुत खर्चा भी हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत खर्चा हुआ, बहुत थोड़ा बहुत बचा भी है। थोड़ा बहुत बचा है। मतलब जीवन यापन में दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका दिक्कत नहीं। अभी तो पूरा करोड़ों लाखों घर हो चुका है। हाँ। किसके घर पे हम चले जाए और 15 दिन हमको रहना हो तो हमको बिहार में निषाद ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ नहीं रहिए। अच्छा। तो हर गांव में हर टोला में हमने घर बना लिया है। ठीक है, और मेरे जो भी है वो सब उनके है जी, और उनके पास जो भी है वो मैं मानता हूँ कि वो सब हमारे हैं। हम जहां पे भी चले जाए, जहां पे हाथ फैला देंगे तो हमारा हाथ खाली नहीं आएगा जी। तो मुझे और क्या चाहिए? बिल्कुल। इससे नहीं, आपका इनकम टैक्स रिटर्न तो कुछ और दिखाता था लेकिन परसेप्शन यह था कि आपने मुंबई में कोई 100-200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की, लेकिन आप बेचते भी गए हैं राजनीति के चक्कर में और समाज के चक्कर में। 10-20 करोड़ बचा है ना 100-200 करोड़ में, कि और भी नहीं बचा है? अब छोड़िए वो सब चीजें, ठीक है, फिक्र नहीं है सब चीज, फिक्र नहीं है। हमारे लोग मजबूत हो गए हैं। कल तक जो बोलते नहीं थे आज बोलने लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कुर्ता पैजामा पहनने लगे हैं हमारे लोग। यही हम लोग चाहते थे कि राजनीति में बाबा साहब ने जो ताकत दिया हमें वोट का, वो वोट का ताकत लोगों को नहीं पता था। हमने लोगों को अपनी वोट का ताकत बता दिया है और हमारे लोग जानने भी लगे हैं जी। अपने वोट के ताकत पे जो मंजिल पे जाना है उस मंजिल पे आज हो या कल हो परसों वो पहुंचेंगे। वो मंजिल मुख्यमंत्री की कुर्सी है? नहीं, आरक्षण है जी। अच्छा, इस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करेंगे? जी हाँ, कुछ भी करेंगे। अभी किसी की हत्या नहीं करेंगे। हत्या तो खैर चलिए, देखिए मैं गैर कानूनी की बात नहीं कर रहा, मैं ठीक है, कानूनी तौर पे जो करना पड़े हम सब करेंगे। ठीक है, और विचार में रहकर करेंगे, सिस्टम में रह के करेंगे जी। ठीक है, और संविधान के दायरे में जाकर रह के करेंगे। कल हमारे देश में सरकार बनेगी, आज 24 में नहीं बना, 29 में बनेंगे जी। हम चाहेंगे कि 29 में आने वाले समय में यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य का सहयोग से हमारे दर्जनों भी सांसद हो, और विधायक हो। दर्जनों सांसद होंगे तो दिल्ली में हमारी सरकार होंगे जी, और जब सरकार होंगे तो निश्चित तौर पर आरक्षण होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ओबीसी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे, या यूं कहें कि MY समीकरण। ईबीसी राजनीति में नीतीश कुमार, देखिए हैं तो ओबीसी लेकिन ईबीसी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे। कहा यह जाता है कि ईबीसी राजनीति का कोई दूसरा चेहरा, आप मानते हैं कि ईबीसी की राजनीति की जानी चाहिए? नीतीश कुमार के बाद बहुत बड़ा विकल्प है, और यदि ईबीसी की राजनीति कर ले, 37% की राजनीति कर ले, तो मुकेश सहनी को भविष्य का मुख्यमंत्री माना जा सकता है? देखिए, ईबीसी जो है नीतीश जी उनके कंधे पे बंदूक रख के काम कर रहे हैं। उनके कंधे पर मैं रियल ईबीसी हूँ। आप रियल ईबीसी हैं? ठीक है, हाँ। और उसमें ईबीसी के जितने भी 37% आपने जो कहा जी, उसका 30% हिस्सा स्टेक हमारा अपना खुद का है। 30% हिस्सा आप ही का है। बिन विलदार जो हमारे निषाद का जो उपजाति है जिनके लिए आरक्षण की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो 37% है उसमें से 30% तकरीबन 10-11% तो हम खुद ही हैं। बिल्कुल, तो हम तो उसका चेहरा ही है जी। अब रहा कि निश्चित तौर पे नीतीश जी ने पिछले 20 सालों में उन्होंने एक इस सेक्टर के साथ उन्होंने काम किया तो लोगों ने उनके साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बाद निश्चित तौर पे सारा हम लोग के साथ है। कर्पूरी जी के विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं, मान हम लोग रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी तो उनको मानते ही नहीं है। बिल्कुल, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से गाली देते थे, ये जग जाहिर है। ठीक है जी, तो हम लोग हमेशा सम्मान करने वाले और ईबीसी को लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो आने वाला समय में सारे लोग हम ओबीसी से बड़ी संख्या ईबीसी की, हाँ, तो हिस्सेदारी भी अधिक ईबीसी की, हाँ, होना ही है। इस बार हम लोगों का रहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आज न कल नीतीश कुमार का स्थान लेंगे आप? ले लिए हैं।
ले लिए हैं, जी ले लिए हैं। जी मतलब अभी आपने कहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, जी। लेकिन 2030 में कौन होगा कोई नहीं जानता। हाँ, नहीं 30 में भी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ही रहेंगे। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। हाँ। अच्छा, बार बार बात होती है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। तेजस्वी यादव ने आपको कह दिया, बड़ा भाई तो आपको कहा, और चुनाव के बीच में यह भी कहा कि इन्हें कुछ बड़ा देंगे, लेकिन कभी आपसे उन्होंने कान में भी कहा कि मुकेश भैया तुम डिप्टी सीएम, आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, कान में भी कभी कहा? समय आएगा तो इसका चर्चा हो जाएगा, समय आएगा अच्छे तो तरीके से लॉन्च होगा। जी, सीएम का चेहरा, डिप्टी सीएम का चेहरा, ठीक है, सीएम का चेहरा और डिप्टी सीएम का चेहरा, जी दोनों चेहरा समय आने पर अच्छा अच्छे लेवल पे लॉन्च। कांग्रेस के भी कई नेता कहने लगे हैं कि 2 डिप्टी सीएम उनके होने चाहिए पहले से ही। इच्छा रखना चाहिए। अच्छा, इच्छा रखना हाँ चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है। हाँ, अब वो तो लीडर बैठेंगे तो डिसीजन होगा। अच्छा, पार्टी को, गठबंधन को किस तरीके से जीतने में फायदा होगा। निश्चित तौर पर हम जिसका वोट अगर लेते हैं तो हम उनके इधर नेतृत्व भी देना चाहेंगे। नेतृत्व भी देना चाहेंगे तो ठीक है, उसमें से अगर उनके इधर अगर उस चेहरा है जी, और उस चेहरा के नाम पे अगर वोट आ रहा तो उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट किया जाएगा। हाँ? आपने प्रारंभ में कहा लीडर और लोडर, जी तो महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक में लीडर तो आरजेडी है, बाकी तो आप सभी लोडर हैं। हम अपने पार्टी का हम लीडर है, आप अपनी पार्टी के लीडर हैं। लीडर है। हाँ, और सब अपने अपने पार्टी का लीडर है। जी, ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर तेजस्वी यादव हैं। हाँ, यहाँ पे सबके सहमति से होगा जी, कि जैसे सरकार बनाने के लिए कोई एक ही चेहरा होता है, जैसे भारतीय एनडीए में नीतीश जी है, जी, तो ऐसा थोड़े कि मोदी जी लोडर है। मोदी जी अपने पार्टी के लीडर है और नीतीश जी अपने पार्टी के लीडर है, और समझौता आपस में हुआ कि भाई सीएम फेस ये होंगे। सीएम फेस होंगे। जैसे भी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो वहां पहले, इससे पहले मुख्यमंत्री को और थे, इस बार अपना मुख्यमंत्री बना लिए भारतीय जनता पार्टी, जी, ज्यादा सीट बना के। तो सब नंबर के ऊपर ही होता है। अच्छा, 243 सीटें ही हैं जी, और इसमें ही बंटवारा होना है। जी 2020 में 70 सीटें कांग्रेस ने ले ली थी। जी। और देखिए, एक यह धारणा भी है कि यदि कांग्रेस ने जो जबरदस्ती न की होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। हैं? इस बार आप भी आ गए हैं, जी। तो तेजस्वी यादव अपनी सीटें काटकर आपको देंगे कि कांग्रेस की सीटें कम होनी चाहिए? देखिए, पिछला चुनाव पिछले तरीके से हुआ है जी, मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बना। अच्छा, ठीक है, हाँ, सरकार नहीं बनने का एक बड़ा कारण जो है देखा जाए तो जी, गठबंधन का जो सीट शेयरिंग था वो बहुत लेट हुआ। बहुत लेट हुआ। हाँ, हाँ, अगर यही सीट शेयरिंग 70 सीट कांग्रेस को मिला, जी, अगर वही 2 महीना पहले अगर फाइनल कर देते कांग्रेस को, तो 19 सीट नहीं जीते, वो 30 सीट प्लस जीत जाते। जी, तैयारी होता। अगर 30 सीट हो जाता तो सरकार बन गया रहता, सरकार बन गई होती। तो गठबंधन में सीट शेयरिंग जो था वो लेट होने के कारण पिछले बार जो सरकार नहीं बना। जी, उसके बाद कई कारण है, वीआईपी पार्टी नहीं रहा, इसके कारण सरकार नहीं बना। ठीक है, कारण आप कहीं हो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर देखिएगा तो गठबंधन में सीट शेयरिंग जो लेट हुआ, जिसके कारण कांग्रेस पास समय नहीं था, और कांग्रेस को जहां कहां से, पटना से लेकर कहां समस्तीपुर में चुनाव लड़ा रहे हैं, समस्तीपुर वाले को पटना में चुनाव लड़ा रहे हैं, तैयारी नहीं रहने के कारण वो पहले से चिन्हित नहीं कर पाए, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट जो था वो अच्छा नहीं रहा। ठीक है, नहीं तो 40-50% स्ट्राइक रेट अगर उनका होता तो सरकार बन जाता। अच्छा, आपने देरी की बात कर दी। देखिए, यह आम शिकायत है कि महागठबंधन में फैसलों में बड़ी देरी होती है और समय से कुछ भी नहीं होता है। राहुल गांधी से तो मिलना ही मुश्किल रहता है, यह आम शिकायत है। और तेजस्वी यादव से भी संवाद कठिन है। लालू यादव आसान संवाद के लिए जाने जाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव से संवाद कठिन है। तो फिर वह देरी, हम लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखे कि यदि वीआईपी को साथ ही करना था तो आपने समय से क्यों नहीं कर लिया? फिर उन्हें लड़ने के लिए आपने वो सीटें क्यों नहीं दी जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद थी? क्योंकि जो सीटें दी गई, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, झंझारपुर, इसमें कुछ ऐसी सीटें थी जो आप लेना भी नहीं चाहते थे। तो यह देरी, क्या आपको तेजस्वी यादव से बातचीत होती है? आपके छोटे भाई है तो आप समझाते नहीं है कि छोटे भाई समय से सब कर लो, तुम भी क्लियर रहोगे, हम भी क्लियर रहेंगे और इसका फायदा भी मिलेगा? इस बार कोशिश है समय से पहले सब चीज क्लियर हो जाएगा, और जो मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ तो सब लोग सुनेंगे ही। जी बिल्कुल। और ये बात जब हमने जानकारी, तो ये बड़े लीडर है, तेजस्वी जी भी इतने बड़े पार्टी का लीडर है, तो निश्चित तौर पर उनको भी ये चीज पता है। और किसी को आरोप लगा देना कि उनकी वजह से सरकार नहीं बना, सच्चाई तो ये है कि अगर कांग्रेस को 2 महीना पहले
सीट अगर 70 सीट दे दे रहते तो उनका रिजल्ट जो होता वो 30+ होता, 30+ होता, ठीक है, तो सरकार बन गया रहता, ठीक है। अगर ऐसी गलती फिर से होगा तो फिर सरकार नहीं बनेगा, ऐसी गलती फिर से होगी तो फिर सरकार नहीं बनेगा। अच्छा, सरकार नहीं बनेगा। हाँ, आप मानते हैं कि संवाद में कमी रहती है? अभी तो जब से हम गठबंधन में आए हैं जी, तो मेरे साथ तो संवाद में कोई कमी नजर नहीं आ रहा है जी, लेकिन हाँ, संवाद और अच्छा होना चाहिए, संवाद और अच्छा होना चाहिए। जब आपकी मर्जी होती है तो तेजस्वी यादव से बात कर लेते हैं? हाँ, बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक सहयोगी से नहीं होगा जी, सभी के साथ इस तरीके से संवाद होना चाहिए, ठीक है। अब उनका किन से कितना अच्छा संवाद है जी, वो मुझे नहीं पता है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे जी, जो संवाद होना चाहिए, सब एक दूसरे को जानकारी होना चाहिए, पूरा बिहार को मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल, वो उसमें कमी है। उसमें कमी है। एनडीए देखिएगा तो जिला अध्यक्ष आपस में मीटिंग, मैं वही कह रहा था कि देखिए नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा देखिए कर रहे हैं और सारे प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं और सारी पार्टियों के और समन्वय के, और हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव अकेले, बड़े भाई मुकेश सहनी जो सब पार्टी अपना अकेले अकेले कर रहे हैं, बिल्कुल, जबकि अभी समय आ चुका है सब पार्टी एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए। कम से कम अपनी पॉलिसी अगर हम नहीं बना सकते तो दूसरे से सीख तो सकते हैं, बिल्कुल, और दूसरे से सीखने वाले मतलब ये पॉलिसी अच्छा है कि सभी मिलके एक साथ में, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष या सभी पंचायत अध्यक्ष आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन करके अगर काम करेंगे तो पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगा, पार्टी को बहुत मजबूती, ठीक है। ये आप मानते हैं कि मतलब तैयारी में एनडीए की तुलना में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक थोड़ा सा पीछे है? कुछ चीज से तो दिख रहा है, कुछ चीजें से लड़ाई वहां पे भी है, लड़ाई वहां पे, लेकिन वहां पे प्रोफेशनल लड़ाई है, वहां पर सिस्टम पे लड़ाई है, ठीक अच्छा, है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा है कि शायद इग्नोर करके ही मेरा काम हो जाए, इग्नोर तो सब सोच के चल रहे हैं हाँ, कि फिर से 70 सीट देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है कि बैठ के संवाद करके और जो भी समय रहते हुए सारा डिसीजन लेना चाहिए, और लेंगे तो फायदा होगा। बाकी सब पार्टी तो अपना अपना काम कर ही रहे हैं। चलिए मुकेश सहनी जी, आप अब ये बताइए कि मुकेश सहनी को कितनी सीटें चाहिए? यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपको 3 सीटें दी, और 3 सीटों का मतलब होता है 6 या 18, तो 18 सीटों पर तो आपका हक ऐसे ही बनता है। तो आप 18 पर मानेंगे, 20 पर मानेंगे, 25 पर मानेंगे, 30 पर मानेंगे? क्योंकि अभी आपने कहा कि ईबीसी के 37% में सबसे बड़ी हिस्सेदारी आपकी जाति देखिए का है। ज्ञानेश्वर जी, जी, पिछले 5 साल में जी, बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं तो पता नहीं चलता है कि किसके पास कितना वोट है और किसको कहाँ गया, किसको किसका कहाँ वोट कट गया, ये कैलकुलेशन नहीं लग पाता। जी, हम ही झंझारपुर में लड़े हैं, गुलाब यादव का 80,000 वोट आ गया। अब हम उसमें आकलन नहीं लगा पाते हैं कि गुलाब यादव को किसने वोट दिया, यादव दिया, मुसलमान दिया या सामान्य वर्ग दिया, पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन जब अकेले लोग चुनाव लड़ते हैं, अकेले अपने दम पर, बिल्कुल, तो उस समय में ऑटोमेटिक पता चल जाता कि किसके पास कितना शेयर है। जी, जैसे चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल, और उपचुनाव भी लड़े हैं। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़े हैं, बीजेपी पार्टी भी चुनाव लड़े हैं, जी, और सबका ताकत दिखा है कि किसके पास कितना वोट आया है। चिराग पासवान जी जब अकेले उपचुनाव लड़े हैं तो 4,000 5,000 वोट आया है आपके मुंगेर में, तारापुर में 4,000 5,000 उनको कुशेश्वर में वोट आया है, ठीक है, बिल्कुल। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े हैं तारापुर में, जी, तो उनको भी दिख गया कि 4,000 5,000 वोट आया है। उसी तरीके से कुशेश्वर में भी चुनाव लड़े हैं तो पता चला कि उनको कितना वोट आया है। जी, बोचहा में चुनाव लड़े तो 1,300 वोट आया, ठीक है जी, तो सब पार्टी ऐसे लड़ा, वीआईपी भी लड़े हैं, बिल्कुल, 3 चुनाव हम लड़े हैं और आपने दिखाया है। हाँ, हमने बोचहा में लड़ा, हमको 30,000 प्राप्त हुआ वोट। जी, हमने सिमरी बख्तियारपुर में लड़ा, 25,000 वोट आया है। हमने कुरहनी में चुनाव लड़ा, जो हमने लीग से हटकर कैंडिडेट दिया भूमियार को, तब हमको 10,000 वोट आए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है टेबल पे। जब अकेले अकेले लड़ रहा है तो सबका ताकत दिख रहा है, तो जब अकेले अकेले लड़ रहा है सबका ताकत दिख रहा है तो उसी अनुकूल जी सीट शेयरिंग होगा, सीट शेयरिंग होगा, उसी अनुकूल होगा। भाई आपका स्ट्राइक क्या है, आपको वोट कितना मिलता है, कितना वोट आपके पास है, ठीक है। गठबंधन स्ट्राइक रेट में तो सबसे बेहतर माले है। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है कि जब गठबंधन में चुनाव होता है तो किसका वोट मिला किसका नहीं मिला वो सब नहीं होता। जब आप स्वतंत्र लड़ते हैं, माले भी 2020 से पहले स्वतंत्र लड़ते थे अकेले, बिल्कुल, तो उनके पास भी कितना वोट बैंक है उसी आधार पर उनको टिकट मिला 2020 में, ठीक है। तो वही आधार बनाकर 2024 में
और 25 में 243 सीट है। ये बात हमको भी पता है, ये राहुल जी को भी पता है और तेजस्वी जी को भी पता है, लेफ्ट अमित शाह को भी पता है, सबको पता है, सबको पता है। इसी में सबका एडजस्टमेंट होना है, एडजस्टमेंट होना है। हाँ, लेफ्ट राइट मत कीजिए, आप ये बताइए ना मुझे, हाँ। 18 पर मानेंगे? अभी देखिए यहां से तो सीट क्लियर होना नहीं है। 18 पर आप मानेंगे नहीं मानेंगे? हमारा नारा हाँ, सुने होंगे, हाँ। हम 4 बनाए थे, अब 40 बनाएंगे। आपने 4 बनाया था, अब 40 बनाएंगे। बस हमारी पार्टी का लक्ष्य है, 40 सीटें बनाएंगे विधायक, बनाएंगे। हाँ। वीआईपी का विधायक कितना होगा? वीआईपी का विधायक होगा 40। तो फिर हो गया ना, 40 सीटें तो कम से कम चाहिए आपको। 40 तो विधायक बनाएंगे, 40 विधायक बनाना तो उससे अधिक चाहिए। मतलब आप कांग्रेस बराबरी की बात करें? नहीं, हम कांग्रेस की बराबरी की बात नहीं जी। करेंगे, हमारा उनका बराबरी का कोई बात नहीं है। नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बड़ा पार्टी है, जी। ठीक है। वो कई बार वो बिहार में चुनाव लड़े हैं, उनका वोट कितना आया वो आप सबको पता है, और हमने भी 3 बार चुनाव मतलब लड़ा। 18, 20, 25, 30 में तो कोई बात नहीं बननी है। अब देखिए ना, समय आएगा तो बात होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि आपने कर दिया है ना कि एक रास्ता बंद है, इसलिए देखिए रहना तो आपको यही होगा। अब निश्चित तौर पे चाहे वो 18 दे चाहे 25 दे, रहना तो यही है, रहना ही नहीं। हाँ, जीना इन्हीं के साथ है, मरना इन्हीं के साथ है। अभी यही तो सोच के हम चल रहे हैं। अभी अगला रखे ना रखे ये तो उससे आप पूछिएगा। हो गया ना, अगला रखे ना रखे, हाँ, ये उनसे आप पूछिएगा, ये उनसे बाकी हम रहना चाहते हैं, रहना आप यही चाहते हैं। हाँ, हमको भाजपा कितना भी कुछ भी ऑफर करे, हाँ। कुछ भी बोले, हमको वहां नहीं सुनना है ना जाना है। हमको इंडिया गठबंधन के साथ है, हम गरीब पिछड़ा दलित की राजनीति करना चाहते हैं, उनका हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, और ये तब संभव होगा जब हम लोग का सरकार बनेगा। आज इंटरव्यू के नाम पे हमारे लोगों को छांटा जाता है। इंटरव्यू के नाम 5 नंबर जिनको चाहिए देना है उसको 50 नंबर देते हैं, जिसको 50 नंबर मिलना चाहिए उसको 5 नंबर दिया जा रहा है। मतलब नहीं समझा मैं। लोगों को इंटरव्यू के नाम पे छांटा जा रहा है। अच्छा, नौकरियों में अपने लोगों को हाँ आगे लाया जा रहा है। सब यूनिवर्सिटी पे कब्जा हो रहा है जी, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, सब प्राइवेट किया जा रहा है जी। ठीक है, आरक्षण सब प्राइवेट ही हो जाएगा तो फिर हमारे लोग को आरक्षण कैसे मिलेगा? बिल्कुल, ये तो बात मानते हैं कि आरक्षण से लोगों का भला हुआ है जी। ये बात मोदी जी भी मानते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण लागू किया कि गरीब स्वर्ण जो है उनको आरक्षण मिले ताकि वो भी सर उठा के जिए। बिल्कुल, तो ये हम मानते हैं कि गलत नहीं है, सही है। अगर अपर कास्ट में भी गरीब भाई है उनको आरक्षण देना चाह रहे हैं तो दिए, उसके लिए कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बाकी जो ओबीसी को आरक्षण 27% मिला उसको क्यों खत्म करते जा रहे हैं आप? या SC ST को आरक्षण मिला क्यों खत्म करें, क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों अडानी को ही सारे एयरपोर्ट दे रहे हैं? बिल्कुल, कुछ बचा के रखिए ताकि लोग इसी तरीके से जिंदगी जिएंगे, नहीं तो सब गुलाम बन जाएंगे। अच्छा, आपने कहा 4 बनाया था, 40 बनाएंगे। बड़ा सवाल, मुकेश सहनी कहां से चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे चुनाव, लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कहां से? गौरवराम? अभी वो समय आएगा तो डिसीजन लिया जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर? पिछली बार तो सिमरी बख्तियारपुर से लड़े थे जी, और समय आने पर गठबंधन पे, क्योंकि वो सीट आपने तैयारी तो शुरू कर दी होगी। तैयारी शुरू है, तैयारी शुरू है ना? तैयारी लगभग पूरे बिहार में 243 पे है, लेकिन कुछ सीट को उसी में हमने चिन्हित किया है जी, जिसपे विशेष टीम लगा के हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार गठबंधन में सीट का क्लियर हो जाए जी, और उसके बाद हम लोग नाम का भी कुछ। अच्छा, इस बार जो सीटें आप लेंगे जी, जीतने वाली सीटें लेंगे कि जो दे दी जाएगी उसे स्वीकार कर लेंगे? जो उनका सीटिंग है उस पर हमको, अगर हमारे पास कैंडिडेट होगा जी, तो निश्चित तौर पे उस पर हम लोग संवाद करेंगे, बात करेंगे। वो बिल्कुल छोड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो उनका सीटिंग है उस पर हमारा बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। फिर कुछ आधार वोट वाला, मतलब ब्रह्मपुर छोड़ देंगे? हाँ, ब्रह्मपुर छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, ब्रह्मपुर छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास वहाँ कोई कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट नहीं, मजबूत नहीं है। ठीक है, आपको जहाँ पे हमारे आधार वोट है और कैंडिडेट है तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर उनके कैंडिडेट चुनाव जीत लेंगे तो उनके लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे सीट है जो चिराग जी के कारण जीते हैं। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल, और चिराग जी जाने के बाद उसका समीकरण बिगड़ चुका है। वो किसी सहयोगी के कारण ही चुनाव जीता जाएगा या वहां पे कैंडिडेट नया लाया जाए। जी, जो जीता है उसके दम पे तो चुनाव वहां नहीं जीता जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है, समीकरण बदलना पड़ेगा, या पार्टी बदलना पड़े या कैंडिडेट बदलना पड़े। तो बहुत ऐसे सीट है, कंफर्टेबल है, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो सीटिंग नहीं है तो उसमें तो पहला दावेदारी हमारा है। मतलब मुकेश सहनी जी यह नहीं मानने को तैयार होंगे कि भाई ये सीटें हमने आपको दे दी, इस पर लड़ लो, बाकी तुम समझो। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि तेजस्वी जी को भी पता है सीट जीतेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार होंगे सिर्फ सहनी होंगे, ईबीसी होंगे कि बाकी लोगों को भी हिस्सा मिलेगा?
सभी लोगों को हिस्सा देंगे, लेकिन मैक्सिमम अति पिछड़ा होगा। मैक्सिमम अति पिछड़ा होगा, क्योंकि हमारे अपने कोर वोटर जो है, हम चाहेंगे कि इस बार अपने कोर वोटर को ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ाएं। कहां से पैसा आएगा? उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था करेंगे। इस बार मन बना लिए, व्यवस्था करेंगे उनके लिए पैसे का। विजय सिन्हा कुछ कुछ कह देते हैं आपके बारे में। ठीक है, बोलने दीजिए। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात। बाकी हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे चुनाव लड़ाने के लिए, और निषाद को कोर वोट को ज्यादा से ज्यादा जगह बनाएंगे। दूसरे लोगों को जगह बनाते तो बिक जाते हैं, भाग के चले जाते हैं। तो दूसरे को बनाते हैं तो बिक जाते हैं, भाग कर चले जाते हैं। हाँ। तो इस बार हमको लगता है कि हमारे अपने लोगों पे ज्यादा हम भरोसा करेंगे। ज्यादा भरोसा। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, 10 साल से खून पसीना बहाए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके पास पैसा नहीं है जी, तो चुनाव लड़ने के लिए हाथ फैलाया जाएगा कहीं पे। हाँ, पैसा का व्यवस्था तो हेलीकॉप्टर से बहुत आसानी से उड़ जाते हैं। पैसा की व्यवस्था हो जाएगा, पैसा की व्यवस्था हो जाएगी, नहीं आएगा। आपके पास भी अंबानी अदानी है, वो सब रहे ना रहे, हमारे पास सोर्सेस है कि पैसा का दिक्कत नहीं आएगा। पैसा का दिक्कत अब, लेकिन इस बार हम अति पिछड़ा पे ज्यादा लगाएंगे। और तकरीबन मेरा अभी दिल ही इच्छा है कि मिनिमम 20 सीट तो हमारी पार्टी से अति पिछड़ा चुनाव लड़ा है। कुछ सबन भी लड़ेंगे। हाँ, कुछ सबन भी लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, उसके ऊपर अलग से लड़ेंगे। हाँ, अलग से। हाँ, सब जाति लड़ेंगे, सब जाति लड़ेंगे। अल्पसंख्यक भी लड़ेंगे, हम ओबीसी लड़ेंगे, SC ST लड़ाएंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ लगातार इधर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रहे हैं बीके सिंह, वो भी ज्वाइन, बहुत सारे लोग अभी, और 15-20 लोग हैं जो पार्टी में अभी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, एक बात आपने कह दी कि झंझारपुर में गुलाब यादव को 80,000 मत आ गया, पता ही नहीं चला कि यह मत किसका था, उन्हें मिल गया। तो देखिए, यहीं से सवाल पैदा होता है फिर से यादव मतों का। अभी आपने रामगढ़ में देखा कि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे, लेकिन वहां यादव मत मिल गए सतीश यादव एलियस पिंटू यादव को। क्या आपको लगता है कि जब गैर राजद उम्मीदवार यादव खड़ा हो जाता है और राजद का उम्मीदवार यादव नहीं होता है, तो यादव मत भी तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात नहीं सुन रहा है? दिख ही रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी जी का फाइनल जब चुनाव होगा जी, और तेजस्वी जी का CM का चेहरा जब फेस होगा, तो मुझे लगता है कि MY में कोई बिखराव नहीं होगा। MY में बिखराव, लेकिन अभी तक हो रहा है। ठीक है, अभी आपने जो उदाहरण दिया है उसमें हुआ है। ठीक है, पूर्णिया उदाहरण है, और उसमें हम लोगों को रोकने की आवश्यकता है। जितने भी बागी लोग हैं, चाहे यादव में हो या अल्पसंख्यक में हो, जो दूसरे दल में या दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको एडजस्टमेंट कैसे हो, ये हमारे महागठबंधन पे, इस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों को उसमें से जो जीता हुआ कैंडिडेट है, अच्छे छवि है, उनको हम लोग चाहेंगे कि एडजस्टमेंट करें, क्योंकि यही हमारा पूंजी है। बिल्कुल, और इसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं तेजस्वी यादव को ईगो छोड़नी होगी, और इसके कारण कई सीटें गवा बैठते हैं, जैसे आपने देखा ही कि पूर्णिया हुआ। ईगो नहीं है, ईगो नहीं, गलत तरीके से कोई परसेप्शन बनाए तो क्या होगा? अब लीडर है, अब लीडर है तो 24 घंटा जो बोलेगा उनके पीछे पीछे तो नहीं घूमेंगे जी। ठीक है, अब पूरा बिहार से लोग चाहते कि तेजस्वी जी मेरे घर पे आए। बिल्कुल, अब उनके पास एक सिलेक्टेड टाइम है जी। अब उसमें किसी के घर पे जाते तो खुश होते, जिनके घर पे नहीं जाते नाराज होते हैं। अब 24 घंटा हर कोई चाहेंगे कि हम तेजस्वी जी से फोन पे बात करें, तो कैसे संभव होगा? आज हम ही लोग से 24 घंटा चाहते हैं कि लोग फोन पे बात हो। अभी आपके साथ 1 घंटा से, तो कैसे हम फोन उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जाने के बाद कुछ फोन पे बात करेंगे, कुछ होगा नहीं होगा। तो गैर भाजपा JDU के जितने नेता हैं उनको एक हो जाना चाहिए, इस दिशा में तेजस्वी यादव को पहल करना चाहिए। जो बीजेपी और JDU के खिलाफ हैं, हाँ, उन सबको एक साथ लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग कर भी रहे हैं। आप लोग कर भी रहे हैं? पप्पू यादव को भी ला रहे हैं? कांग्रेस के पास, कांग्रेस में तो है ही ना, वो कांग्रेस में है। हाँ, अच्छा, वो तो मान ही रहे हम कांग्रेस पार्टी में हैं। हाँ, कांग्रेस का ज्वाइनिंग किए हैं। हाँ, नहीं, कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं की है, क्योंकि वो तो निर्दलीय ही है स्टार्टिंग। अब हाँ, ये तो बाद में हुआ जी। तो मान रहे हैं वो कांग्रेस का सेट है, और हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आपको कोई आपत्ति नहीं है, सबको लाएंगे साथ में। हाँ, तो 2025 में आपको लगता है 150 सीटें तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर, मुकेश सहनी डिप्टी CM, बाकी जो कांग्रेस से फैसला होना होगा वो होगा। वो सब लोग हम लोग आपस में मिलकर फैसला करेंगे, और भी डिप्टी CM बनाने की आवश्यकता होगा तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन लीडर ही होंगे ना। नीतीश कुमार वापस नहीं आ रहे हैं? नहीं, अभी तो नीतीश जी बताएंगे, बाकी अभी हमको दूर दूर तक प्रशांत किशोर कहते हैं कि कोई आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। आप भी मानते हैं? हाँ, अभी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अब मोदी जी के चंगुल से निकलेंगे नहीं। मोदी जी उनको छोड़े नहीं, मैंने ये कहा कि चुनाव जीत कर नहीं आ रहे हैं, यह मानते हैं आप? हाँ, चुनाव तो खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, महागठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए, तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी। और मुकेश सहनी जी का बड़ा ऐलान कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, मुकेश सहनी भी डिप्टी CM होंगे, 150 सीटें होगी, और
नीतीश कुमार हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ चले हैं। यदि वो रिटायरमेंट ले ले तो अच्छी बात है, और अमित शाह ने यदि यह कह दिया कि आरक्षण दे देंगे तो मुकेश सहनी पलट भी सकते हैं। इतना रास्ता खुला हुआ है, तो आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज के पॉडकास्ट कार्यक्रम को। हम बड़े बड़े शख्सियत को साथ लेकर आते ही हैं, और हर संडे शाम को 7:30 बजे बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।